हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक है फोबिया। फोबिया को हिंदी में दुर्भीति भी कहते हैं। तो फोबिया जो है एक बड़ी आम चीज़ है, सब जानते हैं, लेकिन इसको साइकोलॉजिकल एंगल से हम समझेंगे कि फोबिया होता क्या है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि फोबिया जो है होता क्या है, वो इम्पोर्टेंट बात है। सो व्हाट इज फोबिया? फोबिया बेसिकली एक तरह का फियर ही है, डर जिसे कहते हैं। डर और फियर में थोड़ा सा ही फर्क होता है। फियर कौन सा फियर होता है? फोबिया जो कि एक्सेसिव हो, इरेशनल हो और परसिस्टेंट हो। एक्सेसिव यानी अत्यधिक हो, बहुत ज़्यादा हो। इरेशनल हो मतलब लॉजिकल नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। और परसिस्टेंट हो मतलब हमेशा होता हो। और जिस भी वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति से फोबिया पैदा हो रहा है, यानी कि वॉट एवर मे बी द ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और पर्सन विच इज क्रिएटिंग फोबिया, अगर उसको अवॉइड ना किया जाए तो बहुत एक्सट्रीम एंग्जाइटी होगी। और कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो जिस चीज़ से व्यक्ति डर रहा है या सिचुएशन से डर रहा है या ऑब्जेक्ट से डर रहा है, वो जानता है कि वो सेफ है, हार्मफुल नहीं है, घातक नहीं है, फिर भी वो उससे डर रहा है। और वो चाहता है कि वो ना डरे, फिर भी अपने डर को नहीं रोक पाता है। इसीलिए ये एक डिसऑर्डर है। और आप जो है उसे नॉर्मल कितना भी समझा लीजिए, कुछ भी दिखा लीजिए, उसका वो डर जाएगा नहीं। और हमेशा वो कोशिश करेगा उस व्यक्ति, वस्तु या सिचुएशन, यानी ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो वो जब स्थिति पैथोलॉजिकल हो जाती है, वो एक बीमारी का रूप ले लेती है, तब हम उसको डिसऑर्डर मानते हैं। तो ये ब्रीफ में फोबिया एक तरह का फियर ही है जो कि एक्सेसिव है, इरेशनल है और परसिस्टेंट है। तो अगली बात जो है हम पता करते हैं कि फोबिया और फियर के बीच में फ़र्क क्या है। तो मैंने जैसा कि कहा था, फोबिया एक फियर का ही एक रूप है। लेकिन जब इतना ज़्यादा फियर हो जाए, इतना इंटेंस फियर हो जाए कि आदमी पैरालाइज ऑलमोस्ट हो जाए, जैसे कुछ जड़ स्थिति में आ जाए, हिल डुल नहीं पा रहा है, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है, एकदम होशो हवास खो गए हैं, वो फिर फोबिया की स्थिति है। और जिस भी चीज़ से व्यक्ति को फोबिया है, वो नॉर्मल सिचुएशन में पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है उतना डर क्रिएट करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर जंगल में शेर आ जाए तो सबको डर लगेगा, बहुत डर लगेगा, नॉर्मल बात है वो तो। लेकिन आप शेर की बात सुन के तो नहीं डर जाएंगे इतना कि आप फ्रीज हो जाएं, पैरालाइज हो जाएं, या शेर की फोटो देख के तो नहीं हो जाएंगे, या शेर का वीडियो देख के तो नहीं हो जाएंगे। तो फोबिया वाले स्थिति में इतना भी संभव है कि व्यक्ति शेर का नाम सुनते ही जो एकदम पैनिक हो जाए, फोटो देखकर भी पैनिक हो जाए और एकदम जो है पैरालाइज टाइप का हो जाए, पॉसिबल है। और जो फोबिया वो फियर है जो कि व्यक्ति जो है ऑलमोस्ट भूल चुका है, रिप्रेस कर चुका है, कि पहले किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया था, तो अब वो उससे बचने के लिए उसने उसको डर को सप्रेस कर दिया। सप्रेस तो कर दिया, लेकिन वो अभी भी उसके अनकॉन्शियस में कहीं है। तो वो सिचुएशन या उससे मिलती जुलती सिचुएशन आते ही जो है उसको फिर वही पैरालाइजिंग अटैक जो फोबिया का आ जाता है। और ये व्यक्ति खुद मान रहा होता है फोबिया के केस में कि जिस चीज़ से भी वो डर रहा है, वो जो है उसका डरना जायज़ नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, और बिल्कुल बेवकूफ़ी है उससे डरना। जैसे कौन व्यक्ति ये कहेगा कि हाँ शेर की फ़ोटो देख के डरना चाहिए? कोई नहीं कहेगा। सब मानते हैं कि हाँ नहीं डरना चाहिए, पर वो कहेगा मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, और उसके मन में जो है एक गिल्ट टाइप का रहता है कि ये मैंने ऐसा क्यों डरता हूँ, कोई भी तो ऐसे नहीं डरता, नहीं डरना चाहिए, पर फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये जो है की डिफरेंस था फोबिया और फियर के बीच में। अब जो फोबिया के दो की टाइप होते हैं, या तो फोबिया न्यूरोटिक होगा, न्यूरोटिक फोबिया, या ट्रोमैटिक फोबिया होगा। तो पहले न्यूरोटिक फोबिया का समझते हैं। तो न्यूरोटिक फोबिया में एक तो फियर को जनरलाइज करने की टेंडेंसी होगी। जैसे मान लीजिए किसी को बचपन में एक एल्सेशियन कुत्ते ने काटा, तो अब वो एल्सेशियन कुत्ते की बजाय सभी कुत्तों से डरने लग गया। तो ये तो
न्यूरोटिक फोबिया का। और ये भी पॉसिबल है कि अगर ये और जनरलाइज हो जाए ये फोबिया, तो हो सकता है वो व्यक्ति जो 4 पैर वाले कोई भी जानवर है हर एक से डरने लग जाए। सो न्यूरोटिक फोबिया जो है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या पर्सन, उसका जनरलाइजेशन करके वैसी सभी चीज़ों से डरने लग जाता है। ट्रोमैटिक फोबिया में भी जनरलाइजेशन संभव है, लेकिन इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि बार बार जो है कोई चीज़ हो। जैसे मान लीजिए बार बार कोई अल्सेशियन कुत्ता जो है आपके ऊपर झपट रहा है, तो कुत्तों से डर हो जाना अल्सेशियन कुत्तों से नॉर्मल बात है। बाकी कुत्ते जो है नहीं आपको अटैक करते, अल्सेशियन कर रहा है। लेकिन मान लीजिए किसी भी और ब्रीड के या अल्सेशियन की ही ब्रीड के एक ही बार सिर्फ आपको भौंका आपके ऊपर, फिर न काटा न उसके, एक ही बार ज़बरदस्त आपके ऊपर आया और आप डर गए, तो उस एक इंसिडेंट से ही फिर वो आप जनरलाइज हो जा रहा है पूरी लाइफ के लिए। सो न्यूरोटिक फोबिया में जो है भी जनरलाइजेशन होता है, ट्रॉमेटिक में भी जनरलाइजेशन होता है, लेकिन ट्रॉमेटिक में सिंगल इंसिडेंट काफ़ी है लाइफ लॉन्ग जनरलाइज करने के लिए। तो ये की डिफरेंस है। ट्रॉमेटिक फोबिया में नॉर्मली व्यक्ति को वो इंसिडेंट याद होता है कि जिसके बाद में उसको फोबिया शुरू हुआ था, उस सिचुएशन, ऑब्जेक्ट या पर्सन का। अब कुछ कॉमन जो फोबिया आम जो आप लोग सुनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लिखा ही हुआ है, एक्रोफोबिया हाइट का फियर है, एरोफोबिया हवाई जहाज में उड़ने का फियर है, अगोराफोबिया खुली जगहों पे, ओपन जगहों पे जाने का डर है, अराक्नोफोबिया स्पाइडर्स यानी मकड़ी का फोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ कन्फाइंड या क्लोज स्पेस, जो कम स्पेस है जहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपको लिफ्ट में जाना है तो जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है वो उस पर नहीं जा पाएगा, उसको कन्फाइंड स्पेस का डर होगा। जेनोफोबिया फियर ऑफ सेक्स है, हेमाटोफोबिया फियर ऑफ ब्लड है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो है ब्लड देखते ही बेहोश हो जाते हैं। फिर ऑक्लोफोबिया फियर ऑफ क्राउड है, कि जगह तो खुली है लेकिन जो है भीड़ जैसे ही वहाँ पे ज़्यादा हुई तो उसको फोबिया शुरू हो गया। पैथोफोबिया किसी भी बीमारी का फियर हो सकता है। पायरोफोबिया आग का फियर है, कई लोग होते हैं आग देखते ही एकदम से फोबिक रिएक्शंस देते हैं। फिर ट्रिस्काइडिकाफोबिया, ट्रिस्काइडिकाफोबिया ये फियर ऑफ 13 नंबर, 13 नंबर जो है इससे कई लोग डरते हैं। जैसे उस नंबर की प्लॉट नहीं लेंगे या उसमें कमरे में नहीं रहेंगे, 13 नंबर का रोल नंबर मिल गया तो हमेशा बस लगेगा कि अब तो मेरी लाइफ बर्बाद होगी, इस तरह से। जीनोफोबिया फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, थोड़ा बहुत तो सभी स्ट्रेंजर से हिचकिचाते हैं, लेकिन जिनको जीनोफोबिया होता है वो किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। जूफोबिया फियर ऑफ एनिमल्स। तो ये कुछ कॉमन फोबियाज थे। फिर अब फोबियाज की जो है कुछ थ्योरीज हैं वो हम जान लेते हैं। तो पहली थ्योरी है वो साइको एनालिटिक थ्योरी है। साइको एनालिटिक थ्योरी जो है ये कहती है कि हम जो अपने किसी फियर को रिप्रेस कर देते हैं अपने अनकॉन्शियस में, जो पहले हमारे कॉन्शियस में कोई जो चीज़ होती है जो फियर क्रिएट कर रही होती है, और फिर उस फियर को जो है हम अनकॉन्शियस में सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। अब वो दबाने के बावजूद भी क्या होगा कि वो मेमोरी अनकॉन्शियस में जरूर है, लेकिन अब वो किसी और तरीके से निकल के आएगी, वो जो है आपको किसी और तरीके से सताएगी। एक इसमें केस स्टडी की गई थी साइको एनालिटिक थ्योरी में, सिगमंड फ्रॉयड ने करी थी। तो वो एक 5 साल का बच्चा था, उसको लिटिल हांस के नाम से जो है इसमें रखा गया था इस स्टडी में नाम, तो उसके ऊपर की गई थी। तो उसको जो है ये फोबिया पाया गया था कि वो हॉर्सेस से जो है, घोड़ों से जो है वो डरता था। तो अब वो घोड़ों से क्यों डरता है ये जानने की कोशिश की गई, तो ये पता चला कि उसको जो है अपने फादर की वजह से वो ये फोबिया घोड़ों का डेवलप हुआ। तो जो साइको एनालिटिक थ्योरी है सिगमंड फ्रॉयड की, उसके अनुसार जो है जो बच्चे होते हैं 5-6 साल की एज में, जब वो जेनिटल स्टेज में आने वाले होते हैं, जेनिटल स्टेज में आए नहीं होते हैं, उससे पहले जो है उनको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या है कि लड़के को सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा मदर के टूवर्ड्स, लेकिन वो फादर से डर से सप्रेस करेगा उसको, क्योंकि बिकॉज द बॉय विल फियर कैस्ट्रेशन बाय द फादर, क्योंकि ताकत में जीत नहीं सकता है, तो वो अपने उस फियर को, फादर के फियर को सप्रेस करेगा। वो सप्रेस होके जो है अनकॉन्शियस में चला जाएगा।
तो जो ठीक से जो है सप्रेस नहीं कर पाया, तो उसको फिर वो अनकॉन्शियस में जाके किसी और जगह वो उसको प्रकट होगा वो फियर, जो कि हांस के केस में जो है वो घोड़ों के ऊपर हुआ था। तो ये साइकोएनालिटिक थ्योरी है कि आप रिप्रेस करेंगे, अनकॉन्शियस में जाएगा, वो फिर किसी भी चीज़ से अटैच होकर वो फोबिया के रूप में आ सकता है। दूसरा है डिफेंस अगेंस्ट डेंजरस इम्पल्सेस। सो कई बार क्या होता है कि हम अपने कुछ जो डेंजरस इम्पल्सेस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी अनकॉन्शियसली किसी चीज़ के प्रति हमारा फोबिया हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के किसी को नहीं पसंद करता है और उसके मन में जो है ये आ रहा है कि मैं इसको चाकू से मार देता हूँ। अब ये मारना जो है गलत है, कानूनी तौर से भी गलत है, सामाजिक तौर से भी गलत है, इंसानी तौर से भी गलत है। तो अब ये जो गलत काम करने से कैसे वो रोकेगा अपनी इस इम्पल्स को, चाकू मारने के इम्पल्स को कैसे रोकेगा? वो ऐसे रोकेगा कि जो जैसे चाकू से उसकी इम्पल्स जुड़ी हुई है, तो अगर उसे चाकू से ही फोबिया हो जाए तो फिर वो कैसे किसी को चाकू मारता है? फिर चाकू देख के ही वो डरेगा, उठाएगा ही नहीं, तो कैसे किसी को मारेगा? तो इसलिए जो है उसका एज ए डिफेंस मैकेनिज्म कि वो गलत काम ना कर पाए, उस चीज़ से ही उसको फोबिया हो जाएगा। सो ये सेकेंड थ्योरी है। थर्ड इज कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग में ये होता है कि दो स्टिमुलस होते हैं, वो अगर साइमल्टेनियसली आए तो इन दोनों का एसोसिएशन हो जाएगा, और जो इफेक्ट एक नंबर 1 स्टिमुलस से आता था वही नंबर 2 से आने लग जाएगा अगर एक नहीं भी हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको कोई टीचर जो है बहुत मारता है, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं भी, तो वो टीचर एक कोई पर्टिकुलर परफ्यूम लगाता है। तो अब टीचर बच्चे के लिए डरावना हो गया क्योंकि पीटता है, मारता है, और टीचर एक पर्टिकुलर परफ्यूम लगाता है, तो टीचर और परफ्यूम दो स्टिमुलस कंबाइन हो गए बच्चे के लिए। तो अब कहीं जो है आगे चल के वो टीचर नहीं भी होगा, बच्चा बड़ा हो गया, उसको कोई मार भी नहीं रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर हो सकता है उस परफ्यूम की खुशबू से उसका जो डर एसोसिएटेड था वो फोबिया बन जाए, कि वो पर्टिकुलर स्मेल आते ही उसमें फोबिक रिएक्शन होने लग जाए। सो ये तीसरी कंडीशनिंग थ्योरी है। चौथी है मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग थ्योरी ये कहती है कि कई बार क्या होता है, हम अपने आसपास लोगों से देख के चीज़ें सीखते हैं। सोशल कंडीशनिंग थ्योरी जो है, सोशल मॉडलिंग थ्योरी आपने एल्बर्ट बंडूरा की पढ़ी होगी। तो हम कंडीशनिंग, जो हम सोशल कंडीशनिंग होती है उसमें मॉडलिंग भी हमारी एक शामिल होती है, तो हम दूसरों को देख के भी सीखते हैं चीज़ें। तो अगर हमारी फैमिली या हमारी फैमिली के कोई लोग जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ से फोबिक रिएक्शन देते हैं, तो बच्चा जो है चांसेस ये है कि वो भी जो है फोबिक रिएक्शंस देने लग जाए उस पर्टिकुलर चीज़ से जो अपने फैमिली में वो देख रहा है, या उसके आसपास फ्रेंड वगैरह कोई कर रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि फैमिली हो, किसी की भी मॉडलिंग कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो ये मॉडलिंग थ्योरी हो गई। फिफ्थ इज फिजियोलॉजिकल थ्योरी। फिजियोलॉजिकल थ्योरी ये कहती है कि जो हमारी बॉडी में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो सबका सेम तो होता नहीं है, किसी का स्ट्रांग होगा, किसी का वीक होगा। तो हमें जो स्टिमुलस मिल रहे हैं फियर वाले, उसको झेलने के लिए किसी का ऑटोनॉमस सिस्टम जो है स्ट्रांग होगा और किसी का ऑटोनॉमस सिस्टम वीक होगा। तो फिजियोलॉजिकल ये थ्योरी ये कहती है जिसका ऑटोनॉमस सिस्टम, नर्वस सिस्टम वीक है, तो वो फोबिया में पड़ सकता है, उसको फोबिया हो सकता है। और छठा है सेकेंडरी गेन्स की थ्योरी। सेकेंडरी गेन्स की थ्योरी ये कहती है कि कभी कोई इंसान कुछ पाने के लिए जो है फोबिया से ग्रसित हो जाता है, जान के नहीं हो रहा था, अनकॉन्शियसली हो जाता है कुछ हासिल करने के लिए। जैसे जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का फोबिया होता है तो लोग आपसे सिंपैथी दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके आसपास रहते हैं, तो उसे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन ये होगा तभी जब उसको फोबिक रिएक्शंस होंगे, नॉर्मल फियर में तो होगा नहीं। नॉर्मल फियर तो सभी को होता है किसी न किसी चीज़ का। तो ये सेकेंडरी गेन जो उसको सोशल सपोर्ट का, अटेंशन का मिल रहा है, इसको पाने के लिए फिर वो फोबिक रिएक्शन उसके बॉडी में होने लग जाएगी। तो ये जितनी भी थ्योरीज है, हर थ्योरी में कोई ना कोई कमी है, डिसएडवांटेज है, क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। कोई भी थ्योरी अपने आप में कंप्लीटली हर फोबिया को कंट्रोल एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमें केस बाय केस देखना होगा
कि कहाँ पे कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसी के अनुसार जो है उसका ट्रीटमेंट भी हमको डिसाइड करना होगा। तो अब बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया की। फोबिया क्या है, कैसे होता है, ये तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि फोबिया जो है इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो ट्रीटमेंट जो है करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम उस केस को जो है कैसे एनालाइज करते हैं, उस केस के क्या और जो है एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी, तभी हम जो है डिसाइड कर पाएंगे कि हम उस केस में क्या करें। ऐसे ब्लाइंडली जो है हर केस में जो है हम सेम सिचुएशन नहीं समझ के नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट, तो वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है ट्रीटमेंट। तो पेशेंट को समझा जाता है, उसकी सिचुएशन को समझा जाता है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कितना पुराना फोबिया है, बच्चा है, बड़ा है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सोशल सपोर्ट है, नहीं है, और उसी के हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई क्या ट्रीटमेंट करना है। तो एक एक करके हम सारे ट्रीटमेंट्स को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है फोबिया का। तो इसमें क्या करते हैं कि जो इंसान का जो भी फोबिक फियर है, जिस भी चीज़, ऑब्जेक्ट या सिचुएशन या पर्सन से जो उसको फोबिया है, उसकी हायरार्की बनाते हैं, हायरार्की लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो उससे जो है पूछा जाता है भाई इससे रिलेटेड जो भी तुम्हारा स्टिमुलस है फियर, फोबिक फियर का, उसमें सबसे कम डर कब होता है, फिर उससे ज़्यादा कब होता है, 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 ऐसे हायरार्की बनाते हैं। जैसे मान लो किसी को पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया है, पब्लिक स्पीकिंग से उसको बहुत डर, एक्सेसिव डर लगता है, पैरालाइज हो जाता है उसके नाम से ही। तो उससे जो है पूछा जाएगा अभी अपनी हायरार्की बताओ। तो सपोज उसने बोला कि कोई अगर जो है मुझसे कहे कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो मुझे जो है डर लगता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, ये लोएस्ट हो गया बात करने से। फिर उसके बाद में कोई बोले कि मुझे कि आपने जो है एक हफ्ते बाद, जैसे बॉस ने बोला आपको एक हफ्ते बाद अपने डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन देनी है। अब ये और ज़्यादा हो गया क्योंकि अब डेट तय हो गई। फिर जब मैं उस प्रेजेंटेशन को बनाता हूँ तब मुझे और होता है, थर्ड सिचुएशन। फिर जो है जब प्रेजेंटेशन देनी है उसकी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस टाइम, चौथी सिचुएशन हो गई। फिर एक दिन पहले प्रेजेंटेशन से, फिर पोडियम पे जाने से पहले, ये हाईएस्ट हो गई। यहाँ पे ज़्यादा कि मैं एकदम फ्रीज हो जाता हूँ। तो हम उसकी हर हायरार्की के स्टेप को सिस्टमेटिकली एक एक करके आगे चढ़ते हैं और उसका डर दूर करते हैं। पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे, इसमें रिलैक्सेशन की टेक्निक उसको सिखाई जाती है, रिलैक्स किया था बॉडी को कंप्लीटली, क्योंकि फियर और रिलैक्सेशन दोनों अपोजिट है। बॉडी या तो फियर का एक्सपोजर देगी और या फिर रिलैक्सेशन के सिम्टम्स रखेगी। फियर और रिलैक्सेशन दोनों के सिम्टम्स तो बॉडी दिखा नहीं सकती है। या तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा या हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। जब फियर होता है एक्सेसिव तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा एक्टिवेट, और जब हम काम होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक हमारा एक्टिवेट होता है। तो दोनों सिस्टम तो एक साथ हो नहीं सकते हैं, या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के। तो हम उसका जो है पहले जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स करके एक्टिवेट कर देते हैं। फिर जो लोएस्ट वाला जो उसका स्टिमुलस है उससे एक्सपोजर देते हैं। उस टाइम फिर उससे बात करी पब्लिक स्पीकिंग की। तो अब क्योंकि बॉडी रिलैक्सड है, कंप्लीटली हाईली रिलैक्सड है, तो ये जो है बात करने से उसको कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर जब वो इसका यूज टू हो जाएगा फिर हम जो है नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे बॉडी और फिर उससे कहेंगे अच्छा एक हफ्ते बाद तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है। फिर जब इसका वो हैबिचुअल हो जाएगा, ये फियर भी जो है उसको नहीं रहेगा, हाँ मुझे कह भी दे तो अब उतना नहीं होता है, नॉर्मली होता है, ऐसा कुछ नहीं। फिर जो है उससे बॉडी रिलैक्स करके किया जाएगा और फिर उसको बोला जाएगा कि आप प्रेजेंटेशन बनाओ, थर्ड स्टेप। इसी तरह जब वो नॉर्मल हो जाएगा फिर रिलैक्सेशन कराया जाएगा। एक दिन पहले बोला जाएगा कि कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, तो फिर उसमें जब नॉर्मल हो जाएगा फिर जो है उसको रिलैक्स किया जाएगा कंप्लीटली, फिर बोला जाएगा जाओ अभी जाकर तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है। तो ऐसे हम सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप हायर लेवल पे जाते हैं, हायरार्की में लोएस्ट टू हाईएस्ट, रिलैक्सेशन करके
रिलैक्सेशन को पेयर करते हैं फियर स्टिमुलस के साथ में, तो उसको ओवरकम कर लेता है इंसान फाइनली। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। सो ये हुआ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सेकेंड है ग्रेडेड एक्सपोजर। ग्रेडेड एक्सपोजर में क्या है, जो भी डर के ये हायरार्की जैसे ही है, बस इसमें उसको ग्रेजुअली लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है धीरे 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 एक्सपोज करते हैं, एकदम से एक्सपोज नहीं करते हैं। जैसे फोर्सेस में जो सोल्जर्स जाते हैं उनको अल्टीमेटली गोलियां फेस करनी होती कि उनके ऊपर कोई गोली चलाएगा और उनको उसका सामना करना है। तो एकदम से ट्रेनिंग में ऐसा थोड़ी करते हैं कि उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है कोई, ऐसा नहीं होता। तो उनको पहले वही बिठा के दिखाएंगे, देखो जब गोली चलती तो आवाज़ कैसे आती है, जो चलाने वाला क्या कर रहा होता है, उसके आसपास क्या कर रहे होते लोग, ऐसे उसको दिखाया जाता है दूर से। फिर उसके जो है हाथ में बंदूक दी जाती है, बंदूक को जो है बिना गोली के खोलना जोड़ना ये सब सिखाया जाता है। फिर उसको जो है फायरिंग रेंज पे ले जाके जो है छोटी वाली बंदूक से सिखाया जाता है, .22 से। फिर उसके बाद में जो है हायर कैलिबर की, फिर और हायर कैलिबर की ऐसे दिखाई जाती है। फिर जब वो खूब इसमें जो है माहिर हो जाता है, फिर उसको एक सेफ सुरक्षित बंकर वगैरह में बिठा के उसके आसपास सर के ऊपर से गोलियां मारी जाती हैं, ताकि उसको गोलियां आसपास से गुजरती हैं तब कैसा लगता है वो महसूस हो जाए। फिर जो है उसको खड़े करके उसके आसपास या दूर जो है सेफ डिस्टेंस पे गोलियां चलाई जाती हैं, तो उसको पता चलता है कि जब और नज़दीक से जाती है गोलियां तब कैसा लगता है। फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये ग्रेडेड एक्सपोजर होगा। इसको जो फोर्सेस की लैंग्वेज में बैटल इनॉक्यूलेशन भी कहते हैं। तो लड़ाई के लिए जो जैसे होता है ना कि बड़ी बीमारी के लिए तैयार करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका वैक्सीन लगाई जाती है, फिर वो आदमी उस बीमारी से लड़ने को तैयार हो जाता है। इसी तरह बैटल इनॉक्यूलेशन दिया जाता है कि बैटल लड़ाई से लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए उसको छोटी छोटी डोज देके तैयार किया जाता है। ये ग्रेडेड एक्सपोजर होगा। फिर तीसरा है फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या है, जो सबसे हाईएस्ट वाला जो है लेवल का जो उसका फियर है उससे एकदम एक्सपोज कर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी को हाइट का फियर है, तो उसको बिना उसको बताए कि हम क्या करने वाले हैं, उसको जो है आंखों पे कपड़ा बांध के जैसे उसको एक जो है ऐसे डिवाइस पे बिठा दिया जिसकी हाइट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, और उसको फिर जो है आंख बंद करके कपड़ा बिठा दिया, और फिर उस डिवाइस का हमने जो है हाइट बढ़ा दी, 10 फीट 20 फीट जो भी हमने करनी है वो कर ली। फिर उसको बोलेंगे कि अब जो है आंख से कपड़ा हटाओ, तो देखेगा कि वो हाइट पे है, तो अब वो वहाँ से तो कहीं जा ही नहीं सकता, जगह ही नहीं जाने की, हाइट पे ही रहेगा वो। और इससे ज़्यादा जो है फियर उसने को फेस करने की ज़रूरत नहीं, हाइट का फियर है मैक्सिमम। तो जब वो एकदम से फ्लड हो जाएगा फियर, तो अब जो है फिर बॉडी उसको अडॉप्ट करेगी अपने आप ही, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं कहीं जाने का, फेस करना ही पड़ेगा। जब फेस करोगे तो फिर व्यक्ति नॉर्मल होता धीरे धीरे। फियर को फेस करके ही मास्टर किया जा सकता है, फियर से भाग के नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फियर को अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं है, फियर को तो फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन फ्लडिंग में एक खतरा ये है कि एकदम से जो है जब हम उसको एक्सपोज करेंगे हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की में, तो हो सकता है कोई एडवर्स रिएक्शंस हो, जैसे कोई अगर कमज़ोर दिल का है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसीलिए यह है मेडिकल सुपरविजन में फ्लडिंग की जाती है, एक प्रॉपर डॉक्टर हो उसी के सुपरविजन में कराई जाती है। अनट्रेंड और नौसिखिए लोग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर चौथा है मॉडलिंग। मॉडलिंग में जैसे हम मॉडलिंग करते हैं फोबिया की देख के सीखते हैं, ऐसे देख के उसको डर को दूर भी किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी बच्चे को जो स्लाइड्स होते हैं फिसलने वाले, उससे डर लगता है ऊपर जाके नीचे आने में, तो आप उससे कुछ मत करिए, आप उस बच्चे को स्लाइड के पास छोड़ दीजिए और 10-12 ऐसे बच्चों के साथ रख दीजिए जो उनको जिनको स्लाइड में खूब मज़ा आता है। वो जो है जाएंगे बच्चे अपना, अब दौड़ेंगे ऊपर चढ़ेंगे, फिसल के नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा फिर करेगा, अपने आप ही करेंगे क्योंकि उनको मज़ा आता है, डर है नहीं। ये बार बार देखेगा हमको, फिर देख देख के इसको लगेगा अरे ये भी सब इतनी ईजिली कर रहे, मैं भी तो कर लूँगा। उनको देखते देखते ये भी धीरे धीरे करने लग जाएगा बच्चा। ये मॉडलिंग हुआ। फिर पांचवा है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो इसमें जो है जो भी उसका बिलीफ सिस्टम है व्यक्ति का, उस बिलीफ सिस्टम से जो है उसको निजात दिलाई जाती है, उससे छुटकारा दिलाया जाता है लॉजिकली बात करके। जैसे जो है किसी को कॉकरोच से डर लगता है, तो कॉकरोच से डरने का कोई रीज़न तो है नहीं,
तो उससे पूछा गया अभी आप कॉकरोच देख के क्यों भाग जाते हो? मुझे डर लगता है। डर क्यों लगता है? तो कोई लॉजिकल रीज़न तो दे नहीं पाएगा वो। फिर आप पूछोगे अच्छा बताओ कॉकरोच का साइज़ बड़ा है कि आपका साइज़ बड़ा है? तो ऑब्वियसली वो कहेगा मेरा साइज़ बड़ा है। तो फिर आप उसको ईजिली मार सकते हो, तो डरना तो उसको चाहिए। फिर उससे पूछोगे अच्छा ये बताइए कि आप कॉकरोच को ईजिली मार सकते हो, कॉकरोच आपको मार सकता है? तो ये कहेगा कि मैं ईजिली मार सकता हूँ। तो फिर डरना कॉकरोच को चाहिए, आप क्यों डरोगे? फिर उससे पूछो कि अच्छा मान लो कि अगर आप कॉकरोच की तरफ जाओ तो कॉकरोच आपकी तरफ आएगा कि भागेगा? तो कहेगा हाँ कॉकरोच भागेगा। फिर यानी कि कॉकरोच आपसे डरता है, आपको क्यों डरना है? ऐसे आप उससे लॉजिकली जो है बात करोगे जिनका वो आंसर हमेशा आपको उसके फियर के अगेंस्ट में ही वो देगा। तो धीरे धीरे उसके दिमाग में बात आएगी हाँ जो मुझे डरना नहीं चाहिए। टाइम लगता है लेकिन ये भी पॉसिबल है। फिर छठी टेक्निक है रिलैक्सेशन की। जैसा कि मैंने बताया कि फियर जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है जो कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, और जो है रिलैक्सेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है जो कि ऑपोजिट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका काम है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का टास्क है फाइट एंड फ्लाइट या फ्रीज। तो ये दोनों चीज़ तो एक साथ हो नहीं सकती कि आप रेस्ट भी कर रहे हो और डाइजेस्ट भी आराम से हो रहा हो खाना, और आप फ्लाइट यानी कि भाग रहे हैं और फाइट या लड़ रहे हैं और या फ्रीज हुए पड़े हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक ही चीज़ होगी। तो अगर आपका रिलैक्सेशन का लेवल हाई है यानी कि रेस्ट और डाइजेस्ट वाला नर्वस सिस्टम यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो फिर जो है जो फोबिक स्टिमुलस है वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखा जाए उतना अच्छा है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। बाकी चीज़ों में भी हर मेंटल डिसऑर्डर में रिलैक्सेशन तो बहुत ही कारगर उपाय है। फिर सेवंथ उपाय है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक में क्या है कि हम उसके जो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है उससे फीडबैक लेते हैं। जैसे उसकी पल्स रेट है, स्वेटिंग है, वो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स से पता लग जाएगा। उसका जो हार्ट बीट्स है, ट्रेमर्स हैं, बॉडी में कंपन हो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है अगर टेम्परेचर है बॉडी का, ये सब जो है बायोफीडबैक में आ जाते हैं। तो जब फियर होता है तो पल्स रेट हाई होगी, हार्ट रेट हायर होगा, जो स्किन में जो है प्रेसिपिटेशन भी हो रहा होगा, स्वेटिंग हो रही होगी, परस्पायर हो रहा होगा वो, तो और हो सकता है बॉडी में कंपन भी आ रहे हो, कांपने भी लग जाए। तो ये जो है जैसे सिम्टम आने शुरू हो तो शुरुआत में ही उसी टाइम जो है अगर रिलैक्स आदमी करे तो, या उस फोबिक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को जो है अपने सामने से हटाए तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर। इसको ऐसे समझिए कि एक माचिस की तीली है, वो माचिस की तीली जलेगी पहले, फिर वो जाएगी पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप में आग लग जाएगी, फिर तो आग बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन माचिस की तीली जली है या जलने वाली है, वहाँ पे आग रुकना बड़ा आसान है। तो बायोफीडबैक जो है इनिशियल स्टेजेस का इंडिकेशन दे देता है कि शुरुआत होने वाली है फोबिक रिएक्शन की। तो उसी सिचुएशन में वहीं के वहीं कर्व कर दिया जाए फोबिक रिएक्शन को थ्रू रिलैक्सेशन, वो पॉसिबल है। और आठवां जो है वो मेडिकेशन है। सो इसमें नॉर्मली एंग्जियोलाइटिक मेडिसिन जो है एंटी डिप्रेसेंट टाइप की वो भी दी जाती हैं। तो ये ऑफ कोर्स जो एमडी डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी जो है इंस्ट्रक्शन में मेडिसिन ली जाती है, अपनी मर्जी से नहीं ली जाती है। और जितनी भी साइको एक्टिव ड्रग्स हैं वो अपना असर दिखाने में रफली 2 वीक से 3 वीक का समय लेती हैं। आपने ये नहीं कि आज मेडिसिन खाई और घंटे भर में या अगले दिन से असर शुरू हो गया, नहीं, रफली 2 से 3 हफ्ते का टाइम इनमें रहता है, उसके बाद में असर दिखाती हैं। तो उतना आपको लगातार लेना पड़ेगा तब असर दिखना शुरू होगा। और ये नहीं कि आपने मेडिसिन ली और मान ली 3-4 हफ्ते ली और आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, सब ठीक हो गया तो आपने मेडिसिन बंद कर दी, ऐसा नहीं होता है। जो साइको एक्टिव मेडिसिन हैं उनको बंद भी धीरे धीरे करके किया जाता है डॉक्टर के सुपरविजन में। इसे जो कहते हैं कि टेपरिंग मैनर में उसको ख़त्म किया जाता है, वो डॉक्टर की सलाह पे ही किया जाता है। तो मेडिसिन लेनी भी डॉक्टर की सलाह से है, एमडी साइकेट्रिस्ट जो हो उनकी सलाह से, और छोड़नी भी उन्हीं की सलाह से। कैसे छोड़नी है, कब छोड़नी है, कितनी मात्रा में छोड़नी है, वो भी डॉक्टर बताते हैं। तो ये भी एक उपाय है। सो इसके साथ ही मेरा आज का प्रेजेंटेशन जो है
फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको आज फोबिया के बारे में जानकारी मिली होगी और आपके काम आएगी। इसको अपने जहन में रखिएगा, औरों को भी बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के बाद, लेके आता हूँ किसी और अच्छे टॉपिक पे जो आपको इंटरेस्ट लगेगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू सून, बाय।